प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं इसे जानेंगे। किसी भी देश की आर्थिक संगठन की व्यवस्था चाहे कुछ भी हो, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 भाग में बांटा गया है। ये कौन कौन सी गतिविधियां हैं? सबसे पहला है इसमें प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, या हम कह सकते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र है ये पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है। इसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्म खोलना, कॉफी उत्पादन, पेट्रोलियम खनन, लौह खनन, कोयला खनन इसके अंतर्गत आते हैं। इसके विपरीत द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का विनिर्माण करता है या निर्माण करता है। विनिर्माण का मतलब क्या हो गया? किसी वस्तु से नई वस्तु बनाना विनिर्माण कहलाता है। और निर्माण, जैसे किसी अस्पताल की बिल्डिंग बन रही है तो वो कंस्ट्रक्शन या निर्माण कहलाता है। और तृतीय क्षेत्र जो है ये सेवाएं प्रदान करता है प्राथमिक क्षेत्र को और द्वितीय क्षेत्र को, जैसे यातायात है, परिवहन है, बैंकिंग है, वित्त सेवाएं हैं, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से जो प्राथमिक क्षेत्र है प्रकृति पर निर्भर करता है, द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है और तृतीय क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों की सहायता करता है तृतीय क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर। अब इसको उदाहरण से देखिए। मान लीजिए गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है, तो गेहूं का जो फसल बोई जा रही है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि गेहूं बोने का मतलब ये प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए ये प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये गेहूं जाता है बिस्कुट फैक्ट्री में, यहाँ पे बिस्कुट का उत्पादन होता है, बिस्कुट बन रहे हैं यहाँ पे। तो बिस्कुट का बनना जो है ये क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है द्वितीय क्षेत्र। अब ये जो बिस्कुट बने हैं इनको लोगों तक पहुंचाना होता है। अब लोगों तक इसको कैसे पहुंचाया जाएगा? परिवहन के द्वारा। परिवहन का मतलब या तो इसको ट्रकों के द्वारा पहुंचाया जाएगा या दूसरे वाहनों के द्वारा इसको लोगों तक या दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो परिवहन है की सुविधा है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है। तो गेहूं बोना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा, इससे बिस्कुट बनना द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा, और बिस्कुट को लोगों तक या दुकानों तक पहुंचाना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए पहला अंतर इसमें, प्राथमिक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। द्वितीय क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल मिल रहा है उसकी उपयोगिता को बढ़ाकर दूसरी वस्तु में बदल देता है। और तृतीय क्षेत्र क्या करता है? ये जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीय क्षेत्र है इनकी मदद करता है या इनकी हेल्प करने का काम करता है तृतीय क्षेत्र। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति करता है द्वितीय क्षेत्र को, और जो तृतीय क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र दोनों की सहायता करता है। अब देखिए जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, जैसे ये कपास का बोना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कपास यानी कॉटन, कॉटन का उत्पादन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर है। अब खाली कॉटन जो है, ये जो रुई है ये उपयोगी तो है लेकिन बहुत उपयोगी नहीं है। इसको ज़्यादा उपयोगी किस में बनाया जाता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बनाया जाता है। इससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये कपड़े कॉटन से अधिक उपयोगी हैं, ये कॉटन के कपड़े। अब ये जो कॉटन के कपड़े बने हैं इसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। इसको जो परिवहन के साधन है उसके द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से
कॉटन का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आया। इससे जो वस्त्र बने ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आए और इन वस्त्रों को जो दूसरी जगह भेजा गया ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला अंतर, विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश और गरीब देशों में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गरीब देश और विकासशील देश में जो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला है ये प्राथमिक क्षेत्र में मिला है। द्वितीय क्षेत्र में रोजगार के लिए विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जो थोड़ा विकसित देश है यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र जो है ये बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इन क्षेत्रों का, क्योंकि यह द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें विशेष तरह की योग्यता की, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसका अभाव गरीब देशों में होता है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में अकुशल श्रमिक होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए जब खेती कर रहा है कोई, खेती में जो श्रमिक लगे रहते हैं, कोई फसल बो रहे हैं या काट रहे हैं, ये श्रमिक बहुत अधिक कुशल नहीं होते, तो ये अकुशल श्रमिक होते हैं। जबकि द्वितीय क्षेत्र में जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी है, इनको चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से तृतीय क्षेत्र जैसे बैंकिंग है, बीमा है, इसमें भी बहुत अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में अकुशल श्रमिक होते हैं, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिक होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में कम योगदान होता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। देश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का बहुत कम योगदान होता है। द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है ये प्राथमिक क्षेत्र से अधिक होता है, जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। जैसे भारत में देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में केवल 17% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है ये 29% है और तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 53% है। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में कम योगदान है, द्वितीय क्षेत्र का उससे ही अधिक योगदान है और तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र के लिए बहुत अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है। आप देखते होंगे खेती में जो काम करते हैं, मान लीजिए गेहूं बो रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत होती है, चाहे वो बोते समय है या काटते समय है, बहुत अधिक श्रमिक की ज़रूरत होती है। द्वितीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे बिस्कुट फैक्ट्री है, उसमें श्रमिक तो होंगे लेकिन प्राथमिक क्षेत्र से कम श्रमिक होंगे, जबकि तृतीय क्षेत्र में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से कम श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से सबसे अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं, उससे कम श्रमिक द्वितीय क्षेत्र में होते हैं और सबसे कम श्रमिक इनमें से तृतीय क्षेत्र में होते हैं। तो इस तरह से सबसे अधिक संख्या जो श्रमिकों की है ये प्राथमिक क्षेत्र में है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकतर द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकतर क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि कुछ द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र जो बहुत छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं वो जो है ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। अब देखिए ये जो असंगठित क्षेत्र है वो किसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर श्रमिक की सैलरी फिक्स नहीं होती है, टाइमिंग फिक्स नहीं होता, छुट्टी फिक्स नहीं होती। जैसे मान लो कोई खेत में काम कर रहा है, उसका टाइमिंग बहुत अधिक फिक्स नहीं होता, बधा हुआ नहीं होता, वो कितने घंटे काम कर रहा है वो फिक्स नहीं होता, इनकी छुट्टी फिक्स नहीं होती है और साथ ही इनकी सैलरी भी फिक्स नहीं होती है। किसी को बहुत अधिक सैलरी मिलती है और किसी को कम मिलती है, कभी एक ही व्यक्ति को कम सैलरी मिलती है और कभी उसी व्यक्ति को अधिक सैलरी मिलती है। जबकि जो संगठित क्षेत्र होते हैं यहाँ पे सैलरी फिक्स होती है, टाइमिंग फिक्स होता है और छुट्टी फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टाटा कंपनी में काम कर रहा है,
वहाँ उसकी सैलरी फिक्स होती है, उसको निश्चित समय में जाना पड़ता है अपने ऑफिस और निश्चित समय पर उसकी काम से छुट्टी होती है। और उसकी जो साल में छुट्टियां होती हैं ये भी निर्धारित होती हैं पहले से, तो वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर दुकान मान लीजिए छोटी है, वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत तो आती है, लेकिन वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है, क्योंकि छोटी दुकान का मतलब क्या है, वहाँ ना तो छुट्टी का टाइमिंग फिक्स है, ना आने का टाइम फिक्स है, ना सैलरी फिक्स होती है। अब देखिए कृषि मतलब ये यहाँ पे जो बता रखा है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है, देखिए कृषि है, वानिकी है, मछली पकड़ना, खनन, इसी तरह से और भी कई हैं। कॉफ़ी उत्पादन है, चाय का उत्पादन करना है, कोयला खनन है, पेट्रोलियम का खनन है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से विशाल व्यवसाय, निर्माण इकाइयाँ, छोटे पैमाने के व्यवसाय, बड़े निगम, बहुराष्ट्रीय उद्यम सभी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण आते हैं। निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, वित्त, व्यापार, यातायात, प्रशासन आते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत जैसे हॉस्पिटल है, शिक्षण के लिए जो विद्यालय खुले हैं या कॉलेज खुले हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट है, या मेडिकल सेक्टर है, बैंक के द्वारा एटीएम की सुविधा है, पोस्ट ऑफिस की सुविधा है, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता करते हैं। देखिए अब जैसे एटीएम है, एटीएम से क्या होता है, हमें पैसे की ज़रूरत होती है, और ये पैसे की ज़रूरत है, हम जब चाहें पैसा उससे निकाल सकते हैं। और एटीएम में पैसा कौन डाल रहा, बैंक डालता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम पैसा देकर या तो सामान ले सकते हैं या सेवा ले सकते हैं। सामान ले सकते हैं का मतलब, मान लीजिए हमें चावल खरीदने की ज़रूरत है, तो हम दुकान से पैसा देकर सामान खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं। तो दुकान क्या हो गई, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गई, क्योंकि वो पैसा लेकर हमारे को सामान दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, हम बीमार हैं और डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, हम उसको शुल्क देते हैं, वहाँ जो फीस है वो देते हैं, उसके बदले वो हमको सेवा देता है। तो इस तरह से ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र प्रकृति पर निर्भर है, द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, और तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र पर निर्भर है, जहाँ पर हम पैसा देकर सेवाएं लेते हैं। ये सेवाएं जो हैं सामान और सेवा के रूप में हो सकती हैं। तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।